11 जुलाई 2024 ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। पूरे देश की नजरें होने वाली हैं सिर्फ एक जगह पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बार नीट 2024 की पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या फैसला सुनाती है। आप सभी ने जो 8 जुलाई को पूरी सुनवाई हुई, 2 घंटे से भी ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, इसके ऊपर आपने सभी ने देखा कि क्या हो गया था। कई सारी चीजों में हमारे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने हर एक एस्पेक्ट में बात की, हर एक डिटेल जानी। नीट का पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन से दिन एग्जाम हुई, पेपर कब एनटीए ने बनाया, पेपर कैसे बनाया, पेपर कौन से दिन बैंक में गया, बैंक से कितने बजे वो सेंटर्स पे गया, इसके अलावा रैंक कितने सारे इन्फ्लेट क्यों हो गए, अलग अलग स्टेट से बच्चे अलग अलग स्टेट में एग्जाम देने क्यों गए, इसके अलावा पेपर कहाँ लीक हुआ है, और उसके साथ में ये 2 दिन का गैप दिया गया है एनटीए को और उसके अलावा सीबीआई को भी, कि आप हमें बताइए कि पेपर लीक कौन से स्केल पे हुआ था। क्या हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया है, यानी बेनिफिशियरीज हैं। और इसके अलावा सारे के सारे जो लॉयर्स थे, जितने भी लोग केस लड़ रहे थे, क्योंकि 38 से ज्यादा पिटिशंस फाइल हुई थी, उसके ऊपर एक साथ सुनवाई हो रही थी, तो इतने सारे लॉयर को बोला कि आप एक नोडल काउंसिल फॉर्म करो और उसके थ्रू आप 10 पेज का एक समरी दे दो कि भाई हमें ये चीजें हैं, एक कंसाइज कर दो, ताकि एक ही दिन पे हम पूरे मैटर को क्लोज कर सके और इस जो भी बच्चे के साथ में ये नाइंसाफी हुई है इस साल में, उसको जस्टिस भी दिला सके। तो चलिए एक बार पूरा मैटर जो है उसको जान लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि, और हमें पता रहे भी कि 11 जुलाई को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रीनीट के चांसेस कब हो सकता है, कब नहीं हो सकते, इसके अलावा एनटी अपना जवाब क्या दे सकता है। चलिए सबसे पहले आप सभी ने ऑलरेडी देखा ही होगा कि जो याचिका है, जो पिटिशंस फाइल हुई थी, उसमें क्या क्या क्लेम किए गए थे कि प्राइवेट कॉलेज में पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा 5 मई को जो पेपर हुआ उसमें भी वही पेपर दिया गया था जो कि लीक हो गया था उस प्राइवेट कॉलेज में। इसके अलावा एग्जाम का जो रिजल्ट का दिन था, जो प्री डिसाइडेड डेट थी, उसके बहुत पहले यानी कि 10 दिन पहले, जिस दिन हमारे देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आना होता है, इलेक्शन का रिजल्ट, जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट, उसके ही साथ में नीट का रिजल्ट भी अनाउंस किया गया। ऐसा क्यों किया गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं, यानी कि रिजल्ट के टाइमिंग के ऊपर भी क्वेश्चन हुए हैं। इसके अलावा जिन पेपर से एग्जाम होनी थी वो एसबीआई के जो उनके एक होते ना कि वहां पे एसबीआई का पूरा बैंक का सिस्टम है, जहां पे पैसे भी सेफ में अच्छे रखे जाते हैं। उसके अलावा पैसे को संभालने के लिए पूरा लॉकर सिस्टम जो होता है, तो एसबीआई में तो आपने रखा ही था, पेपर लॉकर में रख दिया था आपने, वो कब रखा था उसके ऊपर भी पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेपर किसी भी प्रॉब्लम के टाइम में इस्तेमाल किया गया था वो कैनरा बैंक में हुआ था, यानी कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जहां जहां पेपर लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं वो पेपर्स वो थे जो कैनरा बैंक में रखे हुए थे। एसबीआई में रखे हुए पेपर से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस बार कैनरा बैंक में रखने की क्या जरूरत पड़ गई, इसके ऊपर भी सवाल पूछे। इसके अलावा 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में इतने सारे टॉपर्स कभी नहीं आए। आपने देखा लास्ट ईयर सिर्फ 2 बच्चे थे, इस साल 67 स्टूडेंट्स है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आगे आ चुके हैं। इतने ज्यादा स्टूडेंट आगे कैसे शिफ्ट हो चुके हैं, इन्होंने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी रिपोर्ट मांगी है एनटीए से कि भाई बताओ लोअर थर्ड कितने बच्चे हैं, बीच के 1/3 कितने बच्चे हैं और हायर थर्ड 1/3 कितने बच्चे हैं। यानी कि इससे क्लियरली पता चल जाएगा कि इस साल ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। मैंने आप सभी के लिए इस चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि इस साल 550 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे इतिहास में कभी भी नहीं रहे, ठीक है। और इसके साथ में बहुत सारे सवाल भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए को पूछे थे, जैसे कि बैंक में पेपर कब रखे गए थे, जिसमें एनटीए ने बताया कि 4-5 दिन पहले। उस पर लताड़ दिया उनको कि भाई बराबर से डेट बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, ऐसे नहीं बात कर सकते आप, तो पक्की तारीख बताइए। इसके अलावा पेपर कब निकाले गए, चलो ये बता दो। तो उन्होंने कहा कि पेपर 11 बजे निकाले गए 5 मई को सुबह में। तो यहां पे हमारे पेपर कौन बनाता है ये भी पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो मेन ऑफिस है, जहां पे हमारी पूरी टीम भी गई थी। आपने देखा कि बहुत सारे लोग एनटीए के ऑफिस पे जाके धरना कर रहे थे और ये सारी चीजें भी हुई थी। तो पेपर
जो बनाने वाले हैं वहां पे कुछ मतलब मेन ऑफिस में वहां पे कुछ विशेषज्ञों यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोफेसर्स आते हैं जो इस एग्जाम के एक्सपर्ट्स हैं, वो आते हैं और वो पेपर डिजाइन करते हैं। मल्टीपल सेट्स में पेपर डिजाइन होता है, ये तो हम सभी को पता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो पेपर बन गया उसके बाद वो कैसे एनटीए को मिले, उसके बाद एनटीए क्या करता है इन पेपर के साथ, कब तक कहां रखता है, इसके साथ में एनटीए इन एग्जाम के पेपर की छपाई का तरीका क्या अपनाता है, ये प्रेस वाले को, प्रिंटिंग प्रेस को ये पेपर कब दिए गए। बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं, सवाल पे सवाल पूछे गए। इसमें बहुत सारे सवाल के जवाब एनटीए के पास थे भी नहीं। एनटीए के सॉलिसिटर जनरल ये केस लड़ रहे थे, तो आपको पता चल सकता है कि ये कितने हाई लेवल पे बातें चल रही है अभी, है ना। इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में ये भी फाइनली कंक्लूड हुआ कि अगर हम ये नहीं पता कर सकते कि कितने बच्चों को पेपर लीक का बेनिफिट मिला है, इसके अलावा पेपर कब लीक हुआ है, या फिर पेपर कौन से मीडियम में लीक हुआ है, पेपर कितना स्प्रेड हुआ है, क्या डिजिटली लीक हुआ है या फिर बस एग्जाम के सुबह को पेपर बच्चों को रटा दिया गया था। अगर एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर रटा दिया गया था तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी ज्यादा, तब हम रीनीट से बच सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम के पहले सोशल मीडिया पे चला गया पेपर तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपके कंट्रोल के बाहर की सिचुएशन थी। अगर बहुत सारे बच्चों को ये पेपर मिल चुका है ऐसे ही किसी मीडियम से, तो फिर हमें अल्टीमेटली रीनीट तक जाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दी है। बीते कुछ सालों में आपने देखा कि मार्क्स बच्चे ने जो पाए उसके कंपेयर में इस साल वही सेम मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक है। आप कट ऑफ देखोगे, पहले 620 के अंदर रहता था। हमने भी इस बार सोचा था, सब जगह पे ये प्रेडिक्ट हुआ था कि 620 से 625 के आसपास हो जाएगा कट ऑफ। 650 के भी ऊपर कट ऑफ जा रहा है, तो 660 के आसपास जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अचानक से 67 टॉपर्स का आ जाना, इसके साथ में अगर आप परीक्षा को कैंसिल नहीं कर सकते, आप देखो आप किसी भी परीक्षा को बस इसीलिए रद्द नहीं करते क्योंकि 2 छात्रों की गड़बड़ी की है। रीटेस्ट ऑर्डर करने के पहले हमें जानना होगा कि लीक का परिणाम कैसा है, यानी कि लीक की वजह से इफेक्ट क्या हुआ है। क्या वो जो इफेक्ट हुआ है वो छोटा सा है, उसको हटा सकते हैं, और जो कुछ 10, 15, 20, 25 बच्चे होंगे उनको निकाल के हम वापस इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, तो हम रीनीट नहीं कराएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वापस एग्जाम के लिए भेजना, 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको वापस प्रिपेयर करने के लिए फोर्स करना, उनको वापस एग्जाम सेंटर तक भेजना, उनको वहां तक ट्रैवल करवाना, और बच्चा थोड़ी अकेला एग्जाम देता है, उसके पूरा घर उसमें शामिल होता है। कहीं ना कहीं बच्चे की प्रिपरेशन में वो पूरा फैमिली इंक्लूड होता है। इतनी सारी लाइफ अफेक्ट करना रेगुलर रूटीन के बाहर में, जबकि वो बच्चे ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, उसने सिर्फ ईमानदारी से अपनी पेपर लिखी थी और डॉक्टर बनने का सपना देखा था। इसके अलावा हम सभी ने यह भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत सही तरीके से कहा है कि अगर सैंटिटी हमारी डिस्टर्ब हुई है एग्जाम की, यानी कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, तो फिर रीटेस्ट कराना ही पड़ेगा। बट रीटेस्ट हमारा री एग्जाम और या रीनीट हमारा लास्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही हार्श डिसीजन होता है। इतने सारे बच्चों को फोर्सफुली वापस एग्जाम देने भेजना ये भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये पेपर कितने बच्चों तक पहुंचा है, सही बच्चे गलत बच्चे को अगर हम अलग नहीं कर सकते, हमें अगर नहीं पता चल सकता कि गलत कौन है सही कौन है, और ये सारी चीज हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें रीटेस्ट कराना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत हार्श होगा, लेकिन जस्टिस के लिए ये भी सही होगा। ठीक है, इसके साथ में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सब तरीके से पूछा है कि भाई कहां पेपर लीक हुआ था, कितने बजे हुआ था, कितना टाइम था एग्जाम के पहले, कौन से मोड पे हुआ था। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हमें पता चलता है कि पेपर लीक बहुत बड़े स्केल पे हो चुका है, यानी कि हमें पता ही नहीं कि कितने बच्चों ने पेपर लीक का बेनिफिट उठाया, तो भी री एग्जाम करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला हो चुका है। अभी आप सभी यहां पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये 11 जुलाई लैंडमार्क जजमेंट का दिन होने वाला है। हम सभी आप सभी के साथ में खड़े ही हैं बच्चों। जो भी डिसीजन है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम स्टार्टिंग से ही आप सभी के लिए फाइट कर रहे हैं, और आप अभी देख सकते हैं कि 11 जुलाई हम अल्टीमेटली हमारे जस्टिस के बहुत नजदीक है। हमें इंसाफ मिलेगा, हर उस बच्चे को न्याय मिलेगा। बेटा आप सभी के लिए शायद जस्टिस जो है अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए रीटेस्ट, किसी के लिए रीवैल्यूएशन, किसी के लिए नो नथिंग, उसको जैसा है वैसा एक्सेप्टेड है। लेकिन
आप समझिए कि अभी ये एक पर्सनल लेवल पे नहीं जा सकता, ये मामला जो है वो टोटल 24 लाख बच्चों के साथ कंबाइंड देखना पड़ेगा ना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ सही हुआ है कि गलत हुआ, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। मैं ये समझ सकता हूं कि जो बच्चों के ज्यादा स्कोर आए उनको कितनी पीड़ा होगी अगर वापस एग्जाम होगी। मैं ये भी समझ सकता हूं कि हर किसी बच्चे को वापस उस फेज में घुसना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन वापस करनी पड़ेगी और उसमें वापस उनको वही पसीना बहा के मेहनत करनी पड़ेगी, वही मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा, वही परफॉर्मेंस प्रेशर झेलना पड़ेगा। लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा बच्चों, पूरा फैक्ट्स हर एक चीज को देखते हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी जो भी ये फैसला देंगे वो सही ही देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी 11 जुलाई को हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको हर एक चीज के बारे में प्रॉपर अपडेट देंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। बाय बाय।